अगर मैं बीजेपी को नहीं मानता तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? यहाँ दिक्कत है। अगर कोई एक हिंदू आपके पार्टी के विरुद्ध आवाज उठा रहा है तो वो नक्सली हो रहा है, वो खालिस्तानी हो रहा है। ये वही सिख थे जो हमारे लिए लड़े थे औरंगजेब के क्रूर शासन के दौरान। आज इनको सिखों से भी परेशानी हो रही है। ये किसके सगे हैं? अकालियों को खत्म कर दिया, बिहार में नीतीश की सरकार खत्म कर दी, रामविलास पासवान को उनकी हवेली से बाहर कर दिया, उनके बच्चों को उनके मृत्यु के बाद, जबकि चिराग पासवान आज भी सांसद हैं। समझिएगा, मौजूदा सांसद होते हुए गाड़ी घोड़ा लेके भागा। और इनके लोग, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, 6 महीने तक मोदी जी के मुंह में दही जमता है, एक शब्द नहीं बोला उन्नाव की उस वीर बालिका के लिए जिसका प्राण गया, जिसके पिता के प्राण गए, जिसके वकील की हत्या हुई। लेकिन कंगना रनौत जैसे लोगों को पद्मश्री मिलेगा। क्यों? आप तारीफ कीजिए, आपको प्रशंसा मिलेगा। हम उन लोगों में नहीं है। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीद सफी। आज हमारे साथ हैं रेबेल। आपको इनको आपने खूब देखा होगा सरकार पर कटाक्ष करते हुए। ये एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमसे पूछेंगे जो ये कांग्रेस की रैली हो रही है इससे कितना असर पड़ेगा समाज पे और लोगों पर, जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कांग्रेस उसको कम करने में या फिर जनता में अपनी दोबारा से पहचान बनाने में कामयाब हो पाएगी। सर, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की जेब भी कट रही है, लेकिन फिर भी सत्ता में तो बीजेपी आ रही है। देखिए, जब सरकारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके कंट्रोल में, आप जानते हैं, जो नेता इनको सपोर्ट नहीं करते उनके घर में ईडी। ताज़ा उदाहरण संजय राउत के ऊपर। 20 साल से ये संजय राउत के एलाइड पार्टनर्स है महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ। 20 साल भी नहीं, लगभग 30 साल से। लेकिन जो भी इनसे अलग हुआ, इन्होंने उनके घर पे छापे, इनकम टैक्स, क्राइम ब्रांच, ये सारे लोग लगा देते हैं बराबर। तो अगर आपको लगता है कि महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई केवल एकमात्र मुद्दा नहीं है। हमारे देश के लाखों यूथ बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ एग्जामिनेशन पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार सॉल्वर गैंग स्कैम कर रहे हैं, और जो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं वो 2 साल तक अभी तक दोबारा पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। उन बच्चों के एज भी ओवर हो जा रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। जब वो लखनऊ जाते हैं योगी जी के पास, उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। गेस्ट टीचरों को रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। हेल्थ वर्कर्स को बोला गया था 50 लाख का बीमा देंगे, 1 लाख रुपए का भी नहीं मिला। आज उनकी सैलरी 8,000 है। आप समझ रहे हैं? वो भी ठेकेदार बीच में कमीशन खा लेते। मैंने ना जाने कितने मुहिम छेड़े उसके ऊपर। आप एक बात देख लीजिए, समाज का एक वर्ग बता दीजिए बीजेपी के लीडरों के अलावा जो कहीं खुश भी है। आज पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कश्मीर में प्रेस क्लब बंद है पिछले 2 साल से, पुलिस से परमिशन लेनी होती है। क्या मैंने और आपने जर्नलिज्म जब पढ़ा था, क्या पुलिस से परमिशन लेके डिग्री ली थी? आप समझ रहे हैं? तो कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। लेकिन इनके पास सरकारी तंत्र इतना मजबूत करके है कि कोई उठता है तो तुरंत उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं। मेरे स्वयं के ऊपर ठीक ठाक मुकदमे, अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्यों में। इनका एक टारगेट होता है, जो भी बंदा कहीं अपराइज कर रहा हो, जिसे लोग सुन रहे हो, जिसकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं, इसको तुरंत वो लोग मुकदमेबाजी में फंसाते हैं। तो साधारण जनता हिम्मत ही नहीं दिखा पाती। अच्छा, जनता उत्तर प्रदेश में तो खुश है मुफ्त राशन लेकर। आप बहन जी यकीन माने, अगर आपको लगता है पत्रकार महोदया कि उत्तर प्रदेश में लोग खुश हैं, मैं आपको उदाहरण झाझर, राहूपुरा, झाझर, जेवर, ये 3 इलाके बता देने, एक बार जाके देख लीजिए। ताजा उदाहरण, आपको लोग रोते हुए नजर आएंगे। सालों की संपत्ति बर्बाद कर दी, जीवन भर की पूंजी खत्म कर दी। आप एक बार उनके घर जाइए, आप बस कंडक्टर्स के पास जाइए, आप टैक्सी ड्राइवर्स के पास जाइए, ब्यूटिशियंस के पास जाइए, कौन बर्बाद नहीं हुआ है? लेकिन स्कूलों की फीस अब भी बढ़ी जा रही है। ये वो सरकार है जो अब तक स्कूलों में जूते, कॉपी किताब बेचने से रोक नहीं पाई। आप बताइए, विद्यालय, ये हिंदुत्व की बातें करते हैं। विद्यालय, स्कूल यानी विद्यालय, क्या विद्यालय में जूते बिकते हैं? क्या जुराब बिकते हैं? कपड़े बिकते हैं? उसके लिए तो दुकानें होती थी। एक भी काम इनके मंत्रियों ने पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत किया ही नहीं। लेकिन ना, एक मैसेज है इनका हिंदुत्व को लेके। अब देखिए, एक छोटी सी बात, एक स्ट्रांग मैसेज कम्युनिटी वाइज जा रहा है। और जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, वहाँ ये कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करते रहते हैं। चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, जहाँ भी इनकी सरकार नहीं है वहाँ ये तिगड़मबाजी करेंगे। वहाँ हिंदू मुसलमान का रेगुलर राइट आप देखेंगे। अभी आप ताज़ा करौली का देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ जो हुआ है, लेकिन अगर तथ्यों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अच्छा, सरकार बोल रही हम तो राम राज्य लेकर आए। देखिए, क्या सरकार भगवान की बात कर सकती है? क्या राम राज्य की बातें सरकार कर सकती है? मतलब इंसान और प्रभु श्री राम में कोई डिफरेंस ही नहीं है? योगी जी श्री राम है क्या? मंदिर बनवा दिया। देखिए, मंदिर और आस्था 2 चीजें हैं। मंदिर होना, धर्म का पालन करना, ये 2 चीजें हैं। मैं भी हिंदू हूँ, महादेव का ही भक्त हूँ बराबर। अगर मैं बीजेपी को नहीं मानता तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? यहाँ दिक्कत है। अगर कोई एक हिंदू आपके पार्टी के विरुद्ध आवाज उठा रहा है
तो वो नक्सली हो रहा है, वो खालिस्तानी हो रहा है। ये वही सिख थे जो हमारे लिए लड़े थे औरंगजेब के क्रूर शासन के दौरान। आज इनको सिखों से भी परेशानी हो रही है। ये किसके सगे हैं? अकालियों को खत्म कर दिया, बिहार में नीतीश की सरकार खत्म कर दी, रामविलास पासवान को उनकी हवेली से बाहर कर दिया, उनके बच्चों को उनके मृत्यु के बाद, जबकि चिराग पासवान आज भी सांसद हैं। समझिएगा, मौजूदा सांसद होते हुए गाड़ी घोड़ा लेके भागा। और इनके लोग, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, 6 महीने तक मोदी जी के मुंह में दही जमता है, एक शब्द नहीं बोला उन्नाव की उस वीर बालिका के लिए जिसका प्राण गया, जिसके पिता के प्राण गए, जिसके वकील की हत्या हुई। लेकिन कंगना रनौत जैसे लोगों को पद्मश्री मिलेगा। क्यों? आप तारीफ कीजिए, आपको प्रशंसा मिलेगा। हम उन लोगों में नहीं है, हम लोग की गिनती इस गिनती में कभी भी नहीं आएगी। और ऐसे करोड़ों भारतीय हैं जो इस गिनती में नहीं आते। अच्छा, प्राइवेट किया जा रहा है, जो कंपनीज हैं या फिर संस्थाएं, सबको प्राइवेट किया जा रहा है। सरकार बोल रही है कि प्राइवेट करने से जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा, नई जॉब्स निकलेंगी। देखिए मैम, मैं एक बात बोलूँगा, सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल, हम लोगों के जो भाई हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हैं, अब सब प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं? उसका कारण आपको बता दे रहे हैं। सरकारी स्कूल की फीस इतनी है, प्राइवेट स्कूलों का इतना है। किसी को फ्री है क्या इतना पैसा दे दें? नहीं है, मजबूरी है। राइट टू एजुकेशन में मैं आपको गौतम बुद्ध नगर की बात बोल रहा हूँ, जहाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 4 साल में 4 करोड़ रुपए आने थे, मात्र 3.5 लाख रुपए आए, मात्र 3.5 लाख रुपए। राइट टू एजुकेशन यानी गरीब बच्चों के लिए। जिस बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सेना ने एक्सपोज किया, उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया। उनके ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हो गया है। आप सोचिए, क्या वीर अधिकारी होगा जिसने सरकार का पोल खोला, उसके ऊपर छेड़छाड़ की घटना। तो देश नो डाउट एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। सवाल बीजेपी का नहीं है, हमें कोई मोदी जी या बीजेपी से एलर्जी नहीं है। मैंने भी वोट दिया है, लाइफ का पहला वोट दिया है। मुझे लगता है इनका कोई रोड मैप नहीं है। अगर रोड मैप होता तो शायद इस तरह की हरकतें नहीं होती। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं युवाओं, जो देश है वो युवाओं का, वो युवाओं के नेता, लेकिन जो युवा है वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। एसएससी के जो युवा हैं, उन्होंने अपने एडमिट कार्ड के लिए जब वो लेने जाते हैं तो मना कर दिए जाते हैं कि आपके फॉर्म जो कैंसिल हो गया। 65,000 जो बच्चे हैं वो बाहर बैठे। इसी तरह आर्मी में जॉब नहीं निकल रही, यूपीएससी में नहीं निकल रही, रेलवे में निकल रही। 13 फरवरी 2021 मैंने मुहिम छेड़ा था एसएससी जीडी वालों का, भारत में पहली बार, इसी जंतर मंतर में। उस मुहिम के बाद 2 महीने में लगभग 55,000 लोगों को एसएससी की वर्दी मिली। बाकी 60,000 आज भी गली गली भटक रहे हैं। आज भी गृह मंत्री कहते हैं उनसे मिलिए, रक्षा मंत्री कहते हैं गृह मंत्री से मिले। ये वो बच्चे हैं जो फिजिकल मेडिकल सब पास करके बैठे हैं, लेकिन वर्दी नहीं मिली। 600 लोगों ने सुसाइड किया, इनमें से 13 लोगों के घर मैं गया हूँ, बंगाल भी गया हूँ, और कितनी बार लाइव आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ना एनटीपीसी, ना एसएसबी, ना रेलवेज, इनको जॉब देना नहीं है, इनको जॉब नहीं देना। और तो और जुडिशरी के पदे खाली हैं। हमारे कोर्टों के हाल क्यों बुरे हैं? जजों की पद हजारों के तादाद पे खाली है, पर ये उनका सिलेक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि सैलरी देनी है, इनको सैलरी नहीं देना, लेकिन अपने नेताओं को पेंशन देना है। तो अगर ये अपने आप से, ये जो भूख है ना इन लोगों की, अगर मोदी जी ईमानदार है, अगर योगी जी ईमानदार है, तमाम नेताओं का पेंशन बंद क्यों नहीं कर देते? ये जो आपके पीछे जवान है पैरामिलिट्री के, इनको पेंशन नहीं मिलती। ये नेता ऐसा कौन सा ईमानदारी का खड्डा खोदते हैं? चलिए। अच्छा, जो बाबा रामदेव हैं, जब सरकार आने से पहले वो बोलते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करवा देंगे, लेकिन अब जब पत्रकार से सवाल पूछते तो बोलते पूछ पड़ेगा, आगे मत बोल वरना बुरा हो जाएगा। मुझे लगता है देश भर के बहुत सारे पत्रकारों में से मैं भी एक पत्रकार हूं जो बाबा रामदेव को पेनल्टी दिलवा चुका हूं, लगभग 7 करोड़ की। ओपन चैलेंज है, उत्तराखंड में आपके पतंजलि इंस्टीट्यूट में इन्होंने 5 लोगों के मकान कब्जे किए और हम लड़ रहे हैं और मुकदमे लिखा रहे हैं कि बाबा को हरा भी रहे हैं और बाबा को झूठा भी साबित कर दिया है और आचार्य बालकृष्ण को भी कोर्ट में झूठा साबित किया। तो पत्रकार नहीं झुकेंगे, पत्रकार नहीं दबेंगे। आप चिंता मुक्त रहिए। कल आप लोग सादर आमंत्रित है हरिद्वार में, कल मैं हरिद्वार में हूँ। आखिरी सवाल ये है कि अगर लोगों में इतनी नफरत है या फिर बीजेपी के काम से खुश नहीं है, तो फिर बीजेपी बाबा सत्ता में क्यों आ गई? लोगों को नफरत नहीं है, भारतीय नफरत नहीं करते मैम। आप मेरे से कुछ तीखे सवाल भी पूछेंगे, मैं आपको नफरत नहीं करूंगा। लोगों को सुना नहीं जा रहा है, ईवीएम जीत रहा है मैम। आने वाले समय में ये प्रकरण एक दिन खुलेगा। चलिए। अच्छा, फिर विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाते? जब चुनाव होते हैं तो विपक्ष ईवीएम की जांच क्यों नहीं करवाता? भारत को ना पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत नहीं है। ये जो मंचों में आप सुन रहे हैं ना भाषण, इनकी जरूरत नहीं है भारत को। भारत को रोड में लीडरशिप की जरूरत है, एक्टिविस्टों की,
जो मरे और मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए नहीं, जो मरने के लिए तैयार है। 10 भी आदमी मर जाए ना कुर्बानी देके, ये पूरा देश सैलाब में आ जाए। और वो अब होगा, अब वो होगा। अभी तक तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना खेत में, अब वो सड़कों में आत्महत्या करेगा, ये भी होगा। तो आप ये बोलिए जो सड़कों पे उतरेगा वो जीतेगा, तो इसका मतलब बीजेपी सड़क पे उतर के लोगों के दिलों पे राज करती है, इस वजह से सत्ता पे राज कर रही है। मैं एक बात बोलूंगा, झूठ बिकता है पर झूठ का एक समय चक्र भी होता है। हिटलर को लोगों ने पूजा था, लेकिन जब जर्मनी बर्बाद हो गया तो लोगों ने थूका था। गद्दाफी को लोगों ने पूजा था, आज लोग थूक रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना इशारा कहाँ है? ये देश भी उसी परिवर्तन में जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ रेबेल, जो आप देख सकते हैं किस तरह से जो मोदी सरकार है, बीजेपी है, उसकी पोल खोल रहे हैं कि वो सत्ता में किस तरह से आई है। ईवीएम के माध्यम से ईवीएम में गड़बड़ी करवा के वो लोग सत्ता में राज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि वो लोग जब ईवीएम में धांधली करवा रहे तो विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक। देखिए, सबसे पहले उन लोगों को जिन्होंने इनको वोट दिया, आप बधाई के पात्र हैं, आप लिटरली बधाई के पात्र हैं। आपको चाहिए था, अभी भी आप हलाल की बात कीजिए, आप झटका की बात कीजिए, लेकिन महंगाई का जो झटका आपको रोज जनजीवन में लग रहा है उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो तमाम लोग जिन्होंने इस पार्टी के अंदर अपना भविष्य देखा था। तो देश का भविष्य सुनहरा हो रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, जनता भुगत रही है, लेकिन मुस्कुराइए कि आप लोटस में जी। लेकिन आप एक वीडियो दिखा रहे थे जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है केजरीवाल, जी वो मामला क्या है पूरा? देखिए, मैंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कवर किया। उन दिनों में कश्मीर में था, डायरेक्टली मैं जेवर ही आया था। और आप ये देखिए कि 5 साल से वहाँ अवैध कॉलोनी कट रही है। डीएम साहब वहीं से गुजरते हैं, एसडीएम साहब वहीं से गुजरते हैं। एक ही खेत की 20 रजिस्ट्रियां हो रही है। तब प्रशासन सो रहा था तो बाबा का बुलडोजर चला है, पर बाबा का बुलडोजर केवल गरीब पे चल रहा है, जो 40 गज, 50 गज, 60 गज जैसे लोग हैं उनकी वजह से। तो आप ये लगा लीजिए कि गरीबों को अगर मौत ही देना था तो सीधा ही दे देते, उसके लिए घुमा फिरा के देने की क्या जरूरत है? महंगाई पे रामदेव बाबा बड़े बोलते थे पिछले जो सरकार। आप लोगों ने कश्मीर फाइल देखा होगा, अगले 10 दिन के अंदर आप द पतंजलि फाइल देखेंगे। उन्होंने जिनके मकान कब्जे किए हैं, मैं लगातार उनके लिए लड़ रहा हूं पिछले 1 साल से। मेरे ऊपर एफआईआर भी किया उन्होंने हैदराबाद थाने में, जो माननीय जज साहिबा ने कैंसिल किया, और आज उनको 7 करोड़ की पेनल्टी है। लेकिन अब बाबा रामदेव पत्रकारों को भी धमकाने लगे, तो मुहिम हम के लिए हम लोग जैसे तैयार हैं। मैं कल हरिद्वार जा रहा हूं, आप लोग आमंत्रित हैं। रामदेव जी भी वहीं मिलेंगे, मोरारजी बापू जी भी वहीं मिलेंगे, और जिनके जमीनों पे कब्जा करके ये पतंजलि बनी है, वो तमाम मकान मालिक कल मेरे साथ हरिद्वार में आप लोग आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, महंगाई बढ़ी है तो मोदी सरकार राशन भी तो बांट रही है। देखिए, ये वही सरकार है जो आज ये विचार विमर्श कर रही है कि मुफ्त की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी हालत भी श्रीलंका की तरह होगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कथनी और करनी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखनी चाहिए, पहली बात। और अगर मुफ्त में बांट रही है मैडम पत्रकार महोदया, तो ये मुझे बता दीजिए, मुफ्त में राशन पाने वालों का कैटेगरी है क्या? क्या वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, या मध्यम वर्ग है, या लोअर मिडिल क्लास से? कौन है वो लोग? एक बार स्पेसिफाई कर दीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। जनता चाहती है, जब तो सरकार बैठ रही है ना सत्ता में, यूपी में दोबारा जीत गए। क्यों अकेले यूपी की बात क्यों कर रहे हैं भाई? उत्तराखंड जीत रहे हैं ये लोग, गोवा जीत रहे हैं, ईवीएम जीत रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? खुल्लम खुल्ला बोलिए, यूपीएम जीत रहे कि नहीं? जीत रहे कि नहीं? अगर 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 इनको 56 इंच का सीना है ना, एक एक घर में मेरे साथ चलने में जनता में ही रहता हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सड़कों में ही होता हूँ। एक एक घर मेरे साथ चल लीजिए, हर आदमी उठ के बोलेगा मैंने इनको वोट नहीं दिया। ये गारंटी है, गारंटी है ये। सरकार का आरोप है जहाँ पर हम हार जाते हैं वहाँ पे तो खुश हो जाते हैं, जहाँ पे हम जीत जाते हैं वहाँ पे बोलते हैं। चलिए, इसका जवाब आज आपको दे ही देते हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल है। ये 5 राज्यों में, एक राज्यों में जहां नेस्ताना बूथ होते हैं, तब ये ईवीएम को नहीं चलाते। गौर से सुनिएगा, पहले बंगाल और पंजाब, ये दोनों ही क्रांतिकारी धरती में। बंगाल से आता हूं आपकी जानकारी के लिए। इन्होंने बोला था मोदी शेर है, हमने बोला था अगर मोदी शेर है तो शेर के ऊपर माँ दुर्गा को बैठाएंगे। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? हमने नारी शक्ति का हिम्मत बढ़ाया, नारी शक्ति का बल दिया, बराबर। और ये वही मोदी जी थे जो एक टाइम हमेशा ममता ममता के माला जपते थे। तो सच्चाई आपके सामने। मैं कहता हूं जापान में नहीं होता, आप इंडिया में करके तो देखिए।
आप लोगों की डिमांड है कि नहीं है कि बैलेट से हो, है कि नहीं? जनता को एक बार तो सुने, मन की बात हमारी भी सुन ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, दिल्ली में एमसीडी को एक करने के बाद 6 महीने का समय लिया उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सीधी बात है, यहाँ भी और मुंबई में भी हारने का डर है। पंजाब में 0 हो गई है, बंगाल में 0 हो गया, आप समझिएगा। उपचुनावों में भी यह हारे थे, लेकिन आज क्या होता है, अन्य पार्टियों की गाड़ी चेक करो, उनके लोगों को अपने दल में लेके आओ। आप जानते हैं नमो मशीन के बारे में, आज अपर्णा यादव को लेके आ रहे हैं, ये बोलते परिवारवाद जरूरी नहीं है, तो अपर्णा यादव को क्यों लेके आए भाई? वो भी तो परिवार की हिस्सा थी, वो नहीं थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे? इनको तो देश का गद्दार बोलते थे कि इन्होंने लक्ष्मीबाई को मरवा दिया। आज ये गद्दार को सपूत बता रहे हैं, ये वही मोदी जी हैं। जी, अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी एनडीएमसी कोशिश कर रही है कि जो बीजेपी की वहां पर जाकर गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए मैं एक बात बोलूंगा, एक जमाना था जब हमारे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं। उस जमाने में मोदी जी यूं करके खड़े होते थे प्रणब मुखर्जी के पास। अब आप तमाम चित्र देख लीजिएगा, हमारे राष्ट्रपति महोदय भी हाथ जोड़ रहे हैं। क्या किसी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का आगे हाथ जोड़ता हुआ उचित है? क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? जी, लेकिन सर इतना होने के बाद भी बीजेपी को दे रहे हैं ना। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, ये आप और हम सब जानते हैं, जिस राज्यकाल में आज पत्रकारों को पीटा जा रहा है, पत्रकारों को सरेआम बीजेपी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, लाला रामदेव कौन है? आज वो कहता मेरी पूछ पड़ेगा। अगर अब भी पत्रकार महोदय और पत्रकार महोदय आप लोग तमाम, ये हमारी फ्रैटर्निटी के ऊपर भी अटैक है या नहीं है? आज सरेआम हमें ओपनली धमकी दिया जा रहा है कि हमारा पूछ पड़ दे, जहां मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं देता। इससे ज्यादा लैंग्वेज आप क्या उम्मीद करोगे? ये सरकार के मेन ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर। जी, पेपर लीक का मामला है तो पत्रकार ने समाचार चलाए। अरे पेपर लीक की बात छोड़ दीजिए, यूपी में आए दिन पेपर लीक होते, कोई नई बात कीजिए। हाँ, उस पत्रकार की बात कीजिए जिस पत्रकार ने पेपर लीक को सही तरह से, वो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है हमारी तरह, आज वो भी सलाखों में है। अब आप बताइए कि ईवीएम जीत रहा है या लोगों का वोट जीत रहा है? ऐसे पत्रकारों को हर कोई वोट देगा? बिल्कुल सही बात। क्या ये उन पार्टी को वोट देंगे कभी? नहीं। जी, लेकिन कांग्रेस महंगाई को मुद्दा तो बना नहीं पा रही है राज्यों में चुनाव में। देखिए कांग्रेस के साथ एक दिक्कत है, मैं उनके मंच के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये स्टेज में बैठ के बात करने से नहीं होगा, आपको सड़कों में उतरना होगा। ये सब यहाँ बैठ के बात करता है, ना हमारे साथ सड़कों में, हम सड़कों में जाते, हम मुकदमा लिखाते, हम जेल जाते, तुम भी चलो। जिस देश में 50 बड़े बड़े लीडर जेल में चले जाएंगे, अपने आप सरकार की हवा पिट्टी गुम हो जाएगी। गलत तो नहीं है? बिल्कुल जी। देखिए कश्मीर फाइल में कोई गलत नहीं है, कश्मीरी पंडितों का वध हुआ ये आप भी जानते हैं, उनकी जमीन गई ये भी आप जानते हैं, ये 32 साल से उनका दर्द बेच रहे हैं। अब कश्मीर फाइल इस बात पे बनना चाहिए कि 30 साल से तुमने उनके लिए किया है, वो फाइल में क्यों मेंशन नहीं है? असली फाइल तो वो है, समझ रहे हैं आप? जी, महंगाई पे बात करते हैं, स्मृति ईरानी से आप कम से कम बाबा रामदेव से सवाल हो जाते हैं, स्मृति ईरानी से सवाल भी नहीं किए जाते। देखिए स्मृति ईरानी अब जो हैं XXY कैटेगरी के नेता हैं, अब वो घर की बहू नहीं रही। आप समझ लीजिए, वो मोदी जी के जो मेन सराउंडिंग एरिया के सबसे प्रबल नेताओं में हैं। तो आप और हमारी इतनी औकात हो गई कि उनसे सवाल पूछ लेंगे? गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? आने दीजिए, टाइम आने दीजिए, अमेठी की जनता भी उनको बढ़िया जवाब देने वाली है। जी जी, सर आपको लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर है? जब ईवीएम में गड़बड़ी होती तो विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाई? मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं उसे सही करवा पाते? एक्चुअली विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष के ये नेता कमजोर हैं। मैं आपके सामने, इनके स्टेज के सामने बोल रहा हूँ ये बात। विपक्ष का कोई भी कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, हर ये कार्यकर्ता अपना कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि नहीं? लेकिन उनको लीड करने वाले ये नेता तैयार नहीं, क्योंकि इनके अपने नेता ही अभी रेडी नहीं है। ये हारे नहीं है। देखिए एक बात आप जान लीजिए, गुजरात के लिए भी, गुजरात में बीजेपी नहीं जीतती, गुजरात में कांग्रेस हारती है। इसके ऊपर मंथन कीजिए, अपने आप जीत के और आगे बढ़ेंगे। संजय राउत पर ईडी का छापा पड़ेगा। देखिए संजय राउत पे ईडी का छापा पड़ना कौन सी बड़ी बात है? संजय राउत ने भी बोला कि बहुत सारी चीजों को मैं भी लाइव करूंगा, मैं भी लाइव कर दूंगा। ये बात उन्होंने कई बार बोला, कोई नई बात तो नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और जमीनें क्यों कैप्चर कर रहे हो? जेल में डालो ना, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं, जेल में डालिए। जी, बाबा रामदेव ने इतना तो कह दिया कि पूछ पाड़ लोगे।
लेकिन सवाल ये भी तो है ना सर कि अब कर भी क्या सकते हैं उनका? चलिए एक बात बता दूं पत्रकार महोदय, शायद आपको जानकारी नहीं है, आप में से एक पत्रकार भाई यहाँ खड़ा है जिनके मुहिम से बाबा को 6 करोड़ 92 लाख का पेनल्टी करवाया हमने। ये पत्रकारिता की औकात भी है और ताकत भी है। और आने वाले टाइम में बुलडोजर पातंजलि में चलेगा। कल मैं हरिद्वार ही हूँ, उन विक्टिम्स के साथ आप लोग आमंत्रित है, आप लोग आना चाहें मोस्ट वेलकम है। आइए और पत्रकार की ताकत देखिए। आपकी तो दुश्मनी देखी भाई अगर आप इसे दुश्मनी बोलते तो ये भी स्वीकार है। अगर किसी के कब्जाई हुई जमीन के लिए लड़ना दुश्मनी है तो मंजूर है। अगर एक पत्रकार को कोई धमकी देता है उसके लिए खड़ा होना दुश्मनी है तो ये दुश्मनी है, मुझे मंजूर है। संजय राउत का अगर छापा लग जाता है आप लोगों को मिर्च लग जाती है। क्यों मिर्च लग रही है? हम तो कह रहे हैं जेल में डालो ना। किसी गलत के लिए जगह नहीं, अलग डिस्काउंट नहीं है, पर जेल में क्यों नहीं डाला? संपत्ति क्यों अटैच कर रहे हो? जेल में डालो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जनता को महंगाई तो नजर आ रही है पर सड़कों पे नहीं आ रही है। देखिए जनता सड़कों में भी आ जाएगी, लेकिन जनता चलती है लीडरों के ऊपर, पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं पार्टी के सर्वोच्च नेताओं के ऊपर। जिस पार्टी के महफिल में हमारा आप खड़े हैं, इनके सर्वोच्च नेता भाषण तो दे सकते हैं लेकिन ये सड़कों में नहीं उतर सकते। हर एक की बात कर रहा हूँ, सीधी बात है, हम निर्भीक पत्रकार हैं। आप आइए ना, हम तैयार हैं आपके साथ। आप आइए रोड पे, ऐसे नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जिंदाबाद 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 होना तो आइए सड़कों में, हम जिंदाबाद करके दिखाएंगे। सड़कों पे कहाँ आ रहे हैं? एसी में लेटे हैं या तो एसी में लेटे हैं जभी तो विधानसभा लोकसभा से बाहर बैठे हैं। इसी तो विपक्ष नहीं है, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे और अन्य नेता हो, आप उनका असर देखिए, वो तो लगातार लड़ रहे हैं। जो लड़ेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वो एक न एक दिन जीतेगा। बाबा रामदेव मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब टिक रहे हैं। देखिए बाबा रामदेव की जो मेहनत है ना, वो मेहनत के वो हम प्रॉपर जगह पे लेके आ रहे हैं और पहुंचा के दिखा भी देंगे आप लोगों को। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जो लोग ये माइक पकड़ते हैं ना, ये मृत्यु का आलिंगन भी कर सकते हैं पर दबेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। ऐसे बहुत पत्रकार हमारे देश में मौजूद है मेरे भाई। मीडिया बिल्कुल गोदी मीडिया हो गई यहाँ की। आप कह रहे हैं झुकेंगे नहीं। देखिए हम तो एक बात बोलते हैं, गोदी मीडिया हो, बोधी मीडिया हो, चाहे टोदी मीडिया हो, मीडिया तो एक ही थी ना जी। अब कई सारे मीडिया प्रेशराइज होकर भी झुके, ये आप भी जानते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी अपनी निर्भीकता दिखाइए। आइए ना कल हरिद्वार, आइए चौड़े में, आइए बाबा रामदेव के सामने देखिए ना कौन लड़ रहा है और देश का कौन सा साधारण व्यक्ति और कौन सा महिला लड़ने के लिए तैयार है। पैसे की जरूरत नहीं है, दम होना चाहिए लड़ने के लिए। सर कई आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि जो श्रीलंका की हालत हुई है वो भारत की भी होने वाली है। क्या चीज? जो श्रीलंका की हालात हैं वही भारत में होने वाली अरे कैसे हो जाएगा? आप एक बात बताओ, श्रीलंका रो रही है, मोदी जी श्रीलंका को मदद देके आ गए, अपने देश के किसान मर रहे हैं, अपने देश के युवा मर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमारी हालत श्रीलंका की जैसे हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है भाई, 5 लाख करोड़ जीएसटी से कलेक्शन है, कैसे हो जाएगी? क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं, आपको यकीन नहीं है? देखिए भाई वो देश के प्रधानमंत्री है और हम इस देश के नागरिक, प्रधानमंत्री के बातों को यकीन करना तो बनता है। बनता है कि नहीं? बनता है ना। देखिए मोदी जी कुछ दिन बाद बोलेंगे बहुत अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग खाना मत खाइए, आप लोग पानी पीजिए, कम खाएंगे तो खर्चा घटेगा। फिर मोदी जी बोलेंगे गाड़ी मत चलाइए, साइकिल चलाइए। कुछ दिन बाद बोलेंगे साइकिल क्यों चलाते हो, पैदल चलो, कार्डियो की प्रॉब्लम दूर, हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। तो बाबा रामदेव कह रहे हैं। अरे तो बाबा रामदेव भाई ब्रांड एम्बेसडर तो है मोदी जी का, कौन है? अच्छा इस चौराहे का आगे जाके देखिए, अभी मोदी जी की योग मुद्रा में यूं करके तमाम पोस्टर लग गए। 21 जून अभी दूर है, अभी आप समझ रहे ना, अभी मई भी नहीं आया, लेकिन मोदी जी के पोस्टर योग मुद्रा में अभी से लगने लग गए। देखिए अगर पब्लिसिटी से हावी होना बोलते हैं, हावी तो बहुत लोग थे, हावी तो गद्दाफी भी थे, सद्दाम हुसैन भी थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, गीता में लिखा हुआ है, परिवर्तन होगा और शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है। कौन करेगा परिवर्तन? देश के लोग ही करेंगे, केवल नेता नहीं करेंगे। ये भी मैं आपको बताऊं, जो देश के जो पार्टी है और इनके बड़े बड़े नेता जो मंचों में जाके बैठ के ये भाषण देते हैं, अब इनका पद का भी कोई कद नहीं रहेगा, ये भी गारंटी, गलत तो नहीं है। जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सड़क पे लड़ेगा वही टिकेगा, उसकी पार्टी भी टिकेगी। ऐसा है जी, मेरी बात सुन लीजिए, रामदेव जी के हाइट के बराबर ही मेरी हाइट होगी, 2 ही हाथ है उनके, अष्टभुजाधारी तो है नहीं,
पहली बात, उन्होंने योग सीखा होगा, 2-4 चीजें हमने भी सीखी है। और हमारे साथ ना ये वाला मंच है, और जिसने ये मंच पकड़ लिया ना, वो डर के नहीं जीता। आप डर के जीते हैं पत्रकार महोदय? कोई पत्रकार डर के जीता है कि आप डर के जीते हैं बहन जी? डरते हैं? लेकिन जितना विकास रामदेव बाबा कुछ का हुआ है, पत्रकार आपका झूठ तो नहीं बोलते हुआ होगा। हाँ जी, जितना विकास रामदेव बाबा का हुआ है, आपका तो नहीं हुआ होगा। देखिए रामदेव बाबा बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैन तो नहीं हूं ना। अगर हमें भी बिजनेस में आना पड़ेगा तो रामदेव जी को भी टक्कर देंगे, लेकिन अभी टाइम है, अभी पहले देश को सुधार लें। मार्केटिंग अच्छी हो चलिए, अगर आपको लगता है अपनी बात करना मार्केटिंग है तो ये भी मुझे मंजूर है। जो करता हूं खुलेआम करता हूं, पीछे बैठ के नहीं करता। लड़ता हूं, सरेआम लड़ता हूं, जाता हूं जेल। गुजरात में मुकदमे लिखा के बैठा हूं, उत्तराखंड में लूट का मुकदमा लेके बैठा हूं। आप बताइए पत्रकार महोदय, जब हम लाइव करते हैं तो क्या हम किसी को लूटते हैं? 392 का मुकदमा उत्तराखंड में, केवल इसलिए कि उत्तराखंड का प्रचार ना कर पाऊं। आप समझ रहे बात को जी? चलिए, धन्यवाद आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।